हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन और सीड प्रोडक्शन इन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स। और जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स है उसमें हमारा क्रॉप्स जो हमारी रहेगी वो रहेगी मेज की क्रॉप, क्योंकि जो क्रॉप्स है मेज वो कैसी है, क्रॉस पॉलिनेटेड है। लेकिन जब क्योंकि इस पे दोनों ही तरह के पुष्प पाए जाते हैं, फ्लावर्स पाए जाते हैं, वो मेल और फीमेल। तो अगर वो सेम प्लांट का ही अगर उस पे जो सेम प्लांट का ही अगर फर्टिलाइज करता है स्टिग्मा को, फ्लावर मतलब नर फ्लावर जो होता है वो अपने उसी प्लांट पे गिर जाता है जब रिसेप्टिक स्टिग्मा पे, तो उसको हम उसको सेल्फ पॉलिनेशन भी कहते हैं। लेकिन मेज क्या होती है, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स होती है, क्योंकि इसके अलग अलग पार्ट होते हैं दोनों। तो चलिए शुरू करते हैं फिर अपना सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इन मेज। तो मेज का इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पहले हम आपको बता देते हैं। तो मेज क्या है, ये क्वीन ऑफ सीरियल्स। मेज को हम क्या कहते हैं, क्वीन ऑफ सीरियल्स। मेज को हम क्वीन ऑफ सीरियल भी कहते हैं। ये जो अनाजों की क्या है, रानी इसको बोलते हैं। और साइंटिफिक नेम आप सब जानते होंगे, जिया मेज। फैमिली इसकी ग्रेमनी है। साइंटिफिक नेम क्या हो गया, जिया मेज, फैमिली ग्रेमनी। और क्रोमोसोम नंबर 2n=20। और ओरिजिन प्लेस इसका कहाँ है, सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको। जो इसका ओरिजिन प्लेस है, मतलब उत्पत्ति स्थान है, वो सेंट्रल अमेरिका या मैक्सिको है। और इसमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो 10% होती है, ऑयल इसमें 4% होता है। और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत होती है, इसमें 70% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है इसमें। और क्रूड फाइबर जो होता है, जो फाइबर की मात्रा होती है वो 2 से 3% तक इसमें फाइबर पाया जाता है। तो इसकी जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है। उसमें क्या है, प्रोटीन है, ऑयल है, कार्बोहाइड्रेट है और क्रूड फाइबर है। इसीलिए जो मेज है उसको यूज करते हैं, इसको जैसे फीडिंग के लिए और ह्यूमन फीडिंग के लिए भी इसको यूज करते हैं। ह्यूमन्स भी इसका बहुत यूज करते हैं और जानवरों की फीडिंग के लिए इसको यूज करते हैं, पोल्ट्री की फीडिंग के लिए। तो इसके बहुत सारे उपयोग हैं। और इसका जो स्ट्रा होता है, मतलब जो इसका चारा होता है, वो उससे यूज करते हैं। और जो इसके क्रॉप रेसिड्यूज रह जाते हैं वो उससे सॉइल में वो अच्छी तरीके से एरेशन हो जाता है जब उसको हम उसी खेत में गला देते हैं। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे कि इसके क्या क्या यूजेज हैं, तो हमने बताई थे। तो 80% एज ह्यूमन फूड, 85% प्रोडक्शन का इसका यूज होता है किसमें, ह्यूमन फूड में। ह्यूमन फूड में इसका 85% टोटल प्रोडक्शन का यूज होता है। फिर एनिमल और पोल्ट्री फीड, एनिमल्स के लिए। और जो मुर्गियाँ होती हैं पोल्ट्री में आते हैं, वो उनके फीडिंग के लिए होता है यूज। और वेस्टेज एज सॉइल कंडीशनर्स। और जो इसका क्रॉप के रेसिड्यूज, मतलब क्रॉप का जो बचता है बाद में, जो रेसिड्यूज बचते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो सॉइल कंडीशनर, मतलब वो सॉइल को अच्छा करते हैं, उसमें एरेशन बढ़ता है और बायोलॉजिकल मैटर बढ़ जाता है सॉइल में। और इसका मेज का फ्लोर, मतलब आटा बनता है। पॉपकॉर्न, जो पॉपकॉर्न मक्का होती है, उसके पॉपकॉर्न हम बहुत शौक से खाते हैं। देखते हैं कि पॉपकॉर्न कितने अच्छे तरीके से मार्केट में अवेलेबल होते हैं। वो भी क्या, मक्का की ही एक जो क्लासिफिकेशन है वो पॉपकॉर्न मक्का होती है, उससे पॉपकॉर्न बनते हैं। फिर ग्रीन फॉडर टू कैटल, जानवरों के लिए इसका हरा चारा भी यूज करते हैं। फिर रोस्टेड ग्रीन कॉब, मक्का होती है, जो मक्का का भुट्टा होता है, ये कॉब है, ये इसको हम कैसे रोस्टेड बनाकर भी खाने के लिए यूज करते हैं। फिर फ्यूल एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी यूज होता है। फिर ग्राउंड कॉब एज फिलर्स इन एग्रो इंडस्ट्रीज, एग्रो इंडस्ट्रीज में बहुत इसका उपयोग होता है। बायोलॉजी, मेज क्या है, C4 प्लांट है और इट इज़ एनुअल प्लांट विद अबाउट 3 मीटर हाइट। और ये क्या है, एक एनुअल प्लांट है, C4 प्लांट में आता है। और ये क्या है, एनुअल प्लांट है। और इसकी हाइट कितनी हो जाती है, 3 मीटर तक हाइट हो जाती है। और इट इज़ ए मोनोसियस प्लांट। और ये कैसा है, मोनोसियस है, मतलब एक ही फ्लावर पे दोनों तरीके के फ्लावर पाए जाते हैं। एक ही प्लांट पर दोनों तरीके के फ्लावर पाए जाते हैं, मेल और फीमेल।
फीमेल इन्फ्लोरेसेंस डेवलप इनटू ईयर कॉब। जो फीमेल इन्फ्लोरेसेंस, जो फीमेल फ्लावर होता है वो किस में होता है, ईयर कॉब। जो ईयर होती है ये कॉब होती है। ये क्या है इसमें, ये जो है ऊपर देखो ये फीमेल हो गया और ये क्या है, मेल पार्ट है इसका। एंड मेल इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड टेसल। और इसके जो मेल पार्ट होता है, जो मेल फ्लावर होता है उसको हम टेसल कहते हैं। फिर आता है कॉन्स्ट्रेंट्स इन प्रोडक्शन। लो प्राइस है, लो प्राइस होता है, लैक ऑफ मार्केट्स, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इम्प्रूव्ड कल्टीवार्स। और अच्छी इम्प्रूव्ड कल्टीवार मतलब अच्छी वैरायटी जो हैं वो अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। फिर बीड लाइक एचिनकोला एंड साइनोडॉन डैक्टिलॉन, ये इसके बहुत ही बहुत ही हानिकारक बीट्स हैं, वो भी इसमें हो जाते हैं। पेस्ट लाइक रैट्स, टर्माइट, डिजीज लाइक सीडलिंग ब्लाइट एंड लीफ ब्लाइट, ये डिजीज हैं और कुछ पेस्ट हैं जो इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और वाटर स्ट्रेस और वाटर लॉगिंग, और इसमें वाटर स्ट्रेस या वाटर मतलब पानी अगर भर जाता है तो उससे बहुत नुकसान होता है। और लो प्राइस होते हैं क्योंकि मक्का क्या है इसका लो प्राइस, इसलिए भी इसका प्रोडक्शन लोग कम करते हैं। लैक ऑफ मार्केट्स की कमी के कारण भी इसमें जो कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं वो प्रोडक्शन में आ जाते हैं। फिर आता है एरिया एंड प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, तो ये सबसे पहले हम देखते हैं वर्ल्ड का। एज रिगार्ड टू एरिया एंड प्रोडक्शन में इज रैंक थर्ड इन वर्ल्ड, 380 मीटर फ्रॉम 120 मिलियन हेक्टेयर। और फॉलोइंग व्हीट एंड राइस, तो मक्का का वर्ल्ड में तीसरा स्थान है प्रोडक्शन में। वो कैसे, पहले नंबर पे क्या है, गेहूं, फिर धान। और इसका कितना होता है, 380 मीट्रिक टन होता है। और किससे, 120 मिलियन हेक्टेयर से। और उसके सबसे पहले क्या आता है, पहले नंबर पे है व्हीट, गेहूं, फिर राइस, उसके बाद मक्के का नंबर आता है। फिर 24 ऑफ द टोटल % ऑफ द टोटल सीरियल्स, और इसका हिस्सा जो है कितना है, जितना भी टोटल ग्रेन्स प्रोडक्शन होता है उसका 24% इसका प्रोडक्शन होता है उसका हिस्से का। USA, ब्राज़ील, चाइना, मैक्सिको, इंडिया। और उसके बाद सबसे फर्स्ट नंबर पर मक्का में USA, फिर ब्राज़ील, फिर चाइना, फिर मैक्सिको, फिर इंडिया का नंबर आता है। फिर अपने इंडिया का हम जान लेते हैं। यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब आर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। ये क्या हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, और राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब, ये क्या है, इसके बहुत ही अच्छे प्रोड्यूसिंग उत्पादन करने वाले स्टेट हैं, राज्य हैं। एरिया कितना है, 8,782 हेक्टेयर। प्रोडक्शन कितना है, 21,759 टन प्रोडक्शन होता है। और प्रोडक्टिविटी मतलब एक हेक्टेयर में कितना प्रोडक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्टिविटी, 2,478 किलोग्राम पर हेक्टेयर। फिर आता है महाराष्ट्र, वेरी लिटिल कंट्रीब्यूशन। महाराष्ट्र का बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन है। उसका एरिया कितना है, 1,170 पर हेक्टेयर, 1,170 हेक्टेयर है। और प्रोडक्शन कितना है, 13,470 टन। और प्रोडक्टिविटी कितनी है, 1,248 किलोग्राम पर हेक्टेयर। फिर आता है क्लाइमेट रिक्वायरमेंट, क्योंकि कोई भी क्रॉप होती है उसके लिए क्लाइमेट रिक्वायरमेंट मतलब पर्यावरण उसको कैसा चाहिए, जलवायु उसको कैसी चाहिए, वार्म वेदर प्लांट। ये कैसा है, वार्म वेदर प्लांट है। और 21 डिग्री सेंटीग्रेड इसके जर्मिनेशन के लिए चाहिए और 32 डिग्री सेंटीग्रेड इसके ग्रोथ के लिए। तो इसका जो जर्मिनेशन है वो कितने पे अच्छा होगा, 21 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और उसकी जो वृद्धि होगी, ग्रोथ होगी, वो 32 डिग्री टेम्परेचर होगा, तब बहुत अच्छी होगी, जो इसके लिए रिक्वायर है, ज़रूरी है। एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी इंटरफेयर इन क्रॉप ग्रोथ एंड पॉलिनेशन। अगर हाई टेम्परेचर हो और लो ह्यूमिडिटी हो तो ये इस पे प्रभाव डालते हैं बहुत ज़्यादा, किस पे, इसकी क्रॉप की वृद्धि पर और उसके पॉलिनेशन पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालते हैं। फिर 50 से 70 सेंटीमीटर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेन इज कंडक्टिव टू प्रॉपर ग्रोथ। और इसके जो 50 से 70 सेंटीमीटर की जो रेन होती है मतलब बारिश होती है वो बहुत ही अच्छी रहती है। सॉइल की फिर हम आते हैं सॉइल पे।
कि इसके लिए सॉइल रिक्वायरमेंट कैसी चाहिए, इसकी हम क्रॉप अगर लगा रहे हैं सीड प्रोडक्शन के लिए तो सॉइल होनी चाहिए इसके लिए वेल ड्रेन सैंडी लोएम एंड सिल्टी लोएम सॉइल। सैंडी लोएम और सिल्टी लोएम सॉइल चाहिए, नॉट स्वेटेड टू हैवी क्ले। और इसके लिए जो क्ले सॉइल होती है, हैवी क्ले सॉइल होती है, वो सूट नहीं करती है। और वाटर स्टैग्नेशन इज हार्मफुल। और एलुवियल सॉइल इन यूपी, बिहार, पंजाब आर वेल सूटेड। और जो हमारे उत्तर प्रदेश में एलुवियल सॉइल है और बिहार और पंजाब में जो सॉइल है वो इसके लिए बहुत ही अच्छा सूट करती हैं, मतलब बहुत ही इसके लिए फेवरेबल है। तो वैराइटीज़ की बात करें हम, जैसे हाइब्रिड गंगा 11, दक्कन 103, गंगा 2, दक्कन डबल हाइब्रिड, हाई स्टार्च, दक्कन 101, ये क्या है, विवेक 9, पूसा हाइब्रिड 1, 2। फिर ये कंपोजिट वैरायटी हैं। फिर फॉडर वैरायटी, फॉडर्स के लिए हैं ये, गोल्डन बेबी, VL 42, माधुरी। तो ये वैरायटी चारे के लिए होंगी, ये हाइब्रिड वैरायटी हो गई, ये कंपोजिट वैराइटीज़ की लिस्ट है, ये कुछ वैराइटीज़ है। फिर आता है सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इन मेज। सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इन मेज की मेज में जब सीड प्रोडक्शन करना है तो कैसे वो होता है कि सीड प्रोडक्शन ऑफ इम्प्रूव्ड वैराइटीज़ का, सीड प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक का, कंपोजिट का और हाइब्रिड वैराइटीज़ का। तो सबसे पहले आता है सीड प्रोडक्शन ऑफ ओपन पॉलिनेटेड वैराइटीज़। जो ओपन पॉलिनेटेड वैराइटीज़ होती हैं उनके लिए सीड प्रोडक्शन करते हैं, जैसे उनके लिए लैंड रिक्वायरमेंट होती है वेल एरिएटेड, वेल ड्रेन्ड फील्ड, फ्री फ्रॉम वॉलेंटियर मेज प्लांट। वॉलेंटियर मेज प्लांट जैसे हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि उस जो भी हम सीड प्रोडक्शन के लिए कोई फील्ड अगर सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें पिछली साल, मतलब पिछले सीजन में, प्रीवियस सीजन में उसी क्रॉप के उसी से जो क्रॉप लगा रहे हैं उस क्रॉप को ना बोया गया हो, या उसी सेम वैरायटी का कोई भी क्रॉप नहीं बोई गई हो, क्योंकि उसमें जो सीड रह जाते हैं वो ग्रो कर जाते हैं और वही क्या हो जाते हैं बाद में वॉलेंटियर प्लांट हो जाते हैं। फिर आइसोलेशन रिक्वायरमेंट, आइसोलेशन डिस्टेंस क्यों मेंटेन करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को रोकने के लिए, क्योंकि जो अनदर कोई वैरायटी अगर लगी है, मेज की क्रॉप कोई बराबर में ही लगी है और उसका पॉलन वायु द्वारा, मतलब विंड पॉलिनेशन होता है और एंटिमोफिलस होता है, मतलब इंसेक्ट द्वारा और वायु द्वारा होता है, तो वो आ जाता है। तो उसके लिए हम नॉर्मली क्रॉस पॉलिनेटेड बाई विंड, सो आइसोलेशन इज नीडेड टू प्रिवेंट फॉरेन पॉलन कंटामिनेशन। जो दूसरी वैरायटी का दूसरा पॉलन आ जाता है उसको हम कंटामिनेशन को रोकने के लिए इसको आइसोलेशन हम करते हैं। फाउंडेशन सीड के लिए 400 मीटर, सर्टिफाइड सीड के लिए 200 मीटर। जैसे यहाँ पे हमारा ये प्लॉट है मक्के का, और कम से कम अगर फाउंडेशन सीड हम कर रहे हैं तो 400 मीटर तक कोई क्रॉप इधर ना हो, ना इधर ना इधर ना इधर। और अगर सर्टिफाइड कर रहे हैं तो वो 200 मीटर चारों तरफ होना चाहिए, 200 मीटर ऐसे। तो ये इधर भी ना हो इधर भी ना हो, 400 या 200 ऐसे करके। तो ये हमारा आइसोलेशन डिस्टेंस में आ जाता है। फिर आता है कल्चरल प्रैक्टिसेस। तो कल्चरल प्रैक्टिसेस में क्या आते हैं, जैसे जो भी एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस होती हैं, जो एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस करते हैं वो कल्चरल प्रैक्टिसेस में आती हैं। जैसे लैंड प्रिपरेशन, तो ये भी एग्रोनॉमिकल है। टाइम ऑफ सोइंग, ये भी एग्रोनॉमिकल है। प्री सोइंग इरीगेशन, मतलब सोइंग करने से पहले हम क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं, 1 प्लॉगिंग करते हैं और 2 to 3 हैरोइंग। एक बार मिट्टी पलट हट से कर दिया, फिर 2 से 3 बार हैरोइंग कर दी, मतलब हैरो से जो जुताई कर दी। और बेस्ट टाइम 2 वीक प्रायर टू ऑनसेट ऑफ मानसून एंड सेकेंड वीक ऑफ जून टू मिड जुलाई। और जो दूसरा सप्ताह होता है जून का, उससे मिड जुलाई तक हम बो सकते हैं। बहुत ही अच्छा समय होता है वो। सीड एंड सोइंग, सीड और सोइंग मतलब बीज और बुवाई। ऑब्टेन न्यूक्लियस ब्रीडर फाउंडेशन सीड फ्रॉम सर्टिफाइड एजेंसी। हम सीड को कहाँ से प्राप्त कर लेंगे, चाहे ब्रीडर हो, चाहे न्यूक्लियस हो, फाउंडेशन हो या सर्टिफाइड सीड हो, वो कहाँ से प्राप्त करेंगे, सर्टिफाइड सीड एजेंसी से। सीड रेट कितनी है, 16 से 18 किलोग्राम है। सोइंग इन रो बाय यूजिंग मेज प्लांटर और डिबलिंग, वो मेज प्लांटर द्वारा भी बो सकते हैं हम। और डिबलिंग जो होती है, डिबलर आपने देखा होगा, उसमें क्या होता है, जैसे
ऐसे खूंटियाँ सी जो लगी रहती हैं उसमें, तो उससे हम सीड डिबलर, अगर आपने देखा होगा तो पता होगा, तो सीड डिबलिंग द्वारा भी बने। सीड ट्रीटेड विद बाविस्टिन एट द रेट 3 किलोग्राम पर किलोग्राम ऑफ सीड। 3 ग्राम बाविस्टिन पाउडर से हम 1 किलोग्राम सीड को ट्रीट कर लेते हैं बाविस्टिन, और ये क्या है, एक फंजीसाइड, कवकनाशी है ये। फिर आता है फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन। उर्वरक का एप्लीकेशन कितना है, 120, 60, 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर। 40, 60 और 40 बेसल डोज, ये जुताई के समय हम दे देते हैं 40, 60, 60 की, और 40 किलोग्राम नाइट्रोजन 30 से 35 दिन बाद, जब बुवाई कर दें उसके 30 से 35 दिन बाद 40 किलोग्राम नाइट्रोजन हम अपने फील्ड में दे देते हैं। और उसके बाद 40 किलोग्राम नाइट्रोजन है टैसलिंग स्टेज, 50 डेज आफ्टर सोइंग, 50 दिन बाद जब टैसलिंग स्टेज आती है, मतलब जब उसमें फ्लावरिंग होती है, मेल फ्लावरिंग होती है। जब टैसलिंग क्या होती है, टैसल मन में हमने बताया था ना, मेल फ्लावर को बोलते हैं टसल। तो जब टैसलिंग स्टेज आती है तो उसमें 40 किलोग्राम नाइट्रोजन जो बची होती है वो दे देते हैं। इन जिंक डिफिशियंसी सॉइल 25 किलोग्राम, अगर जिंक की डिफिशियंसी मतलब कमी है हमारी सॉइल में, जिस फील्ड पे हम जिंक अपनी क्रॉप ग्रो करने, मतलब क्रॉप की सोइंग कर रहे हैं, सीड प्रोडक्शन के लिए जो हमने अपनी भूमि सिलेक्ट की है, तो उसके लिए हम क्या 25 किलोग्राम जिंक को दे देते हैं उसमें। फिर इंटरकल्चर क्या है, वीड कंट्रोल एसेंशियल फॉर 35 डेज आफ्टर सोइंग। 30 से 35 दिन बाद वीड कंट्रोल ज़रूरी होता है, और टाइमली वीडिंग डन, और टाइमली हम क्या करते रहते हैं, वीडिंग को करते रहते हैं बाय द हैंड। और प्री इमरजेंस एप्लीकेशन ऑफ एट्राजीन, अगर हम बात करें तो हम इसमें जो हर्बिसाइड है उसका भी यूज कर सकते हैं। प्री इमरजेंस जो है, मतलब जमाव से पहले जो होता है वो प्री इमरजेंस होता है, और वो एट्राजीन होता है 1.5 kg इन 1000 लीटर वाटर पर हेक्टेयर। 1000 लीटर पानी में 1.5 किलोग्राम एट्राजीन का घोल बनाकर उसका छिड़काव कर देते हैं। प्लांट प्रोडक्शन इन मेजर अडॉप्टेड, तो इसमें इंसेक्ट और डिजीज़ के लिए हम कंट्रोल करते हैं, तो स्टेम बोरर और पिंक बोरर के लिए क्विनालफास हो गया EC 2 लीटर पर हेक्टेयर। एज ए सीडलिंग ब्लाइट और लीफ ब्लाइट अगर रोक लगा तो सीड ट्रीटमेंट विद बाविस्टिन 3 ग्राम पर kg पर हेक्टेयर, हमने भी बताया था। तो ये कुछ रोग हैं, वो किस इंसेक्ट और रोग हैं, इनके रोग के लिए, इनको रोकने के लिए ये दवाइयाँ दी गई हैं, उनकी डोज दी गई हैं, तो इन्हें हम अप्लाई करते हैं। फिर रोगिंग, नॉट मच रोगिंग रिक्वायर्ड, इसमें बहुत ज़्यादा रोगिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मतलब रिमूव करना। जो ऑफ टाइप प्लांट होते हैं उसको हम क्या रोगिंग ही कहते हैं। ऑफ टाइप मॉलफॉर्ड एंड डिजीज आर रोग आउट। ऑफ टाइप प्लांट और मॉलफॉर्ड एंड डिजीज, मतलब जिनमें डिजीज लग गया है उन प्लांट को हम रिमूव कर देते हैं। हार्वेस्टिंग, सेलिंग एंड ईल्ड, हार्वेस्टिंग करेंगे फिर सेलिंग करेंगे। सेलिंग क्या होती है, मक्के का जो सीड निकालते हैं हम भुट्टे से, तो सेलिंग में आता है। फिर उसकी हम ईल्ड देखेंगे कि हार्वेस्टिंग एट 15% मॉइस्चर कंटेंट। हार्वेस्टिंग हम कब करेंगे, इसकी कटाई कब करेंगे, जब 15% मॉइस्चर होगी, मतलब नमी होगी इसमें। एंड इट इफ़ आर्टिफिशियल हीटेड एयर ड्राइंग इज अवेलेबल वी कैन हार्वेस्ट एट 30-35। अगर हमारे पास आर्टिफिशियली हमारा मतलब इतना इंतजाम हो कि हम आर्टिफिशियली उसको ड्राई कर सकते हैं हार्वेस्टिंग के बाद, तो उसको हम 30 से 35% अगर उसमें मॉइस्चर कंटेंट है तब भी हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होगा, हमें आर्टिफिशियली हीटेड एयर ड्राइंग देनी होगी। सॉर्ट आउट डैमेज ईयर एंड सेलिंग इज अंडरटेकन आफ्टर द अप्रूवल ऑफ सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी। और जो डैमेज ईयर्स होंगी, जो भुट्टे डैमेज होंगे, उनको हम अलग कर लेते हैं। और जो इसकी एवरेज यील्ड है वो कितनी है, 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर उपज होती है इसके सीड की। इसके बाद आता है हमारा हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। अभी तक हमारा बात चल रहा था ओपन पॉलिनेटेड का, और अब आ रहा है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन मेज। ये क्या, क्रॉस पॉलिनेटेड ही क्रॉप है, तो उधर हमने वैराइटल सीड का किया था, अब इधर हम करेंगे हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन का। देयर आर 3 स्टेप्स, मेंटेनेंस ऑफ
पेरेंटल लाइन, इनब्रिड लाइंस। इनब्रिड लाइंस का हम मेंटेनेंस करेंगे, फिर प्रोडक्शन ऑफ सिंगल्स क्रॉसेस, प्रोडक्शन ऑफ कॉमर्शियल हाइब्रिड। तो इनब्रिड लाइंस क्या होती हैं? जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं। ये कोई, जैसे ये कोई लाइन है, P1 लाइन है, मान लो ये कोई A लाइन है, ये कोई लाइन है, पेरेंट है, और ये क्या कैसी है? क्रॉस पॉलिनेटेड है। तो इसको हम क्या करेंगे? जनरेशन आफ्टर जनरेशन हम इसमें क्या करेंगे? सेल्फिंग कराएंगे, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ऐसे हर ईयर हम ग्रो करते जाएंगे और इसमें सेल्फिंग कराते रहेंगे। तो उसके बाद क्या होगा कि ये एक टाइम पे कैसी हो जाएगी इसमें, उसके बाद सेल्फिंग कराते रहते हैं ईयर, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। उसके बाद वो कैसी डेवलप होती है? इनब्रिड लाइन, नियर होमोजाइगस, वो सॉरी इनब्रिड लाइन ये डेवलप हो जाती है। प्रोडक्शन ऑफ सिंगल क्रॉसेस। सिंगल क्रॉसेस में क्या होता है? द क्रॉस बिटवीन टू लाइंस। उसके बाद जो क्रॉस आता है वो आता है हमारा, जो उसके बाद जो क्रॉस आता है उसको जो प्रोजनी होती है, उसके बाद जो प्रोजनी आती है सिंगल क्रॉस, इसको हम क्या कहते हैं? सिंगल क्रॉस। फिर कॉमर्शियल हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन होता है। फिर तो मेंटेनेंस ऑफ इनब्रिड लाइन, रिक्वायरमेंट, लैंड रिक्वायरमेंट, वेल एरिडेटेड ड्रेन फ्रॉम वॉलेंटियर फ्रंट, वही सब सेम चीज़ है। आइसोलेशन डिस्टेंस भी आपको बता ही रखा है। तो इसमें क्या है? कर्नेल कलर एंड टेक्सचर के लिए, अगर हम ब्रीडिंग कर रहे हैं मेज विद सेम कर्नेल कलर एंड टेक्सचर के लिए। कर्नेल कलर मतलब सीड का रंग, और टेक्सचर उसका मेंटेन करने के लिए तो 400 मीटर, और मेज विद डिफरेंट कर्नेल कलर एंड टेक्सचर। और अगर हमें डिफरेंट कर्नेल कलर के लिए मेंटेनेंस करना है इसका और टेक्सचर के लिए, तो इसको 600 मीटर आइसोलेशन डिस्टेंस रखना होगा। कल्चरल प्रैक्टिसेस, प्री सोइंग इरीगेशन, वन प्लॉगिंग, ये सेम ही चीज़ है। और बेस्ट टाइम सेकेंड वीक ऑफ जून टू मिड जुलाई, ये सब बता ही चुके हैं आपको। सीड एंड सोइंग ये भी सेम है। और इसमें सीड की रेट कितनी? 15 किलोग्राम होती है। और डिबलिंग द्वारा ट्रीटेड विद बावेस्टीन, ये सब हम पिछली स्लाइड में ही डिस्कस कर चुके हैं। फर्टिलाइज़र भी हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली स्लाइड में ही। और रोगिंग भी हम कर चुके हैं। तो उसमें रोगिंग इज डन एट फ्लावरिंग स्टेज ऑफ टाइप प्लांट। फ्लावरिंग स्टेज पे भी हम रोगिंग करेंगे। फिर फ्लावरिंग स्टेज टू रिमूव प्लांट डिफरिंग इन टेसल और सिल्क कैरेक्टर्स। और फ्लावरिंग स्टेज पे हम जब जो प्लांट रिमूव करेंगे वो कैसे होंगे? डिफर होंगे, डिफरिंग इन टेसल और सिल्क कैरेक्टर। उनके जो सिल्क होगा मतलब टेसल होगा, जो फ्लावर आएंगे उसमें वो दिख जाएंगे कि वो अलग है, उनको हम रिमूव कर देते हैं। फाइनल रोगिंग, रिमूव स्टॉक रॉट ऑफ अफेक्टेड प्लांट। और उसके बाद फाइनली रोगिंग करेंगे, रिमूव स्टॉक रॉट। स्टॉक रॉट से जो अफेक्टेड होंगे प्लांट्स, प्रभावित होंगे जो उससे, उनको हम अलग कर देंगे, उसको रोगिंग कहते हैं। फिर हार्वेस्टिंग 15% मॉइस्चर पे करेंगे। और वही आर्टिफिशियल अगर हमारे पास है एयर ड्राइंग तो 30 से 35% पे। सॉर्ट आउट डैमेज ईयर सेलिंग अंडरटेकन आफ्टर द अप्रूवल सीड सर्टिफिकेशन। तो वही सेम चीज़ है हार्वेस्टिंग भी। और इसकी जो उपज है उसमें हमने देखा था 20 से 25 हो रही थी, यहाँ पे 6 से 8 क्विंटल अकॉर्डिंग टू इन्वेंटाइन रीजन। फिर आता है सिंगल क्रॉस। तो फाउंडेशन सीड इज प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉस बिटवीन इनब्रिड्स। तो जो फाउंडेशन सीड जो सिंगल क्रॉस में आता है, तो सिंगल क्रॉस में क्या होता है? द क्रॉस बिटवीन टू इनब्रिड लाइंस, इसको हम क्या कहते हैं? सिंगल क्रॉस। तो इसमें मक्का में सिंगल होता है क्रॉस, 3 वे क्रॉस होता है, डबल क्रॉस होता है। तो 3 वे क्रॉस में क्या होता है? द क्रॉस बिटवीन वन सिंगल क्रॉस विद वन इनब्रिड लाइंस इज कॉल्ड 3 वे क्रॉस। एंड डबल वे क्रॉस क्या होता है? द क्रॉस बिटवीन 2 सिंगल क्रॉसेस। द क्रॉस बिटवीन 2 सिंगल क्रॉसेस
ये क्या हो गया, डबल क्रॉस हो गया। लैंड रिक्वायरमेंट सेम ही है, फ्री फ्रॉम वॉलंटियर मेज प्लांट। आइसोलेशन रिक्वायरमेंट अगर टेक्सचर सेम कलर और टेक्सचर के लिए 400 मीटर है, डिफरेंट कर्नल कलर और टेक्सचर के लिए तो वो 600 मीटर। फिर कल्चरल प्रैक्टिसेस वो सेम ही है, सेकेंड वीक जून टू मिड जुलाई तक इसकी हम क्या करेंगे, बुवाई करेंगे, वो अच्छा समय होता है। सीड्स एंड सोइंग, 2 स्पेसिफाइड इनब्रेड आर रिक्वायर्ड, मेल एंड फीमेल। हमारी पहले से ही स्पेसिफाइड 2 इनब्रेड लाइन है, उनको हम क्या कर लेते हैं, वही हमारी सिलेक्ट करते हैं, वही लाइन हम सिलेक्ट करते हैं। प्लांटिंग रेशियो बिटवीन मेल एंड फीमेल रोज इज केप्ट एज 2:4। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 लाइन मेल की लेंगे, इसमें 2 लाइन मेल की और 4 लाइन क्या होंगी, फीमेल लाइन की होंगी। जैसे हमने यहाँ पे ये हमारा मान लो प्लॉट है, तो इसमें 2 लाइन ये मेल की हो गई, फिर 4 लाइन ये फीमेल की हो गई, ऐसे ही फिर 2 लाइन हो गई, फिर 4 लाइन हो गई। तो ऐसे ही ये फील्ड में गिरो मतलब जो इसका प्लांटिंग रेशियो होगा वो होगा। फिर सीड रेट, फीमेल पेरेंट का 10 kg और मेल पेरेंट का 5 kg, क्योंकि यहाँ पे देख ही रहे हो आप कि सीधा 2:4 है रेशियो, तो सीड भी ज़्यादा चाहिए होगा फीमेल लाइन का। फिर रिगरस रोगिंग में क्या है, रिगरस रोगिंग इज रिक्वायर्ड ऑफ टाइप बिफोर पॉलन सेटिंग, मतलब पॉलिनेशन होने से पहले, मतलब जो पालन होता है उसके सेटिंग, मतलब उसको पॉलिनेशन होने से पहले हम क्या करेंगे, रोगिंग कर देंगे। रोगिंग कब कब करेंगे, प्री फ्लावरिंग स्टेज फॉर ऑफ टाइप, मतलब फ्लावरिंग स्टेज से पहले हम कर लेंगे। फिर फ्लावरिंग स्टेज टू रिमूव प्लांट डिफरिंग इन टेसल और सिल्क कैरेक्टर, टेसल और सिल्क कैरेक्टर जिनके अलग अलग होंगे, उन प्लांट्स को जो डिफर होंगे टेसल और सिल्क कैरेक्टर में, उनको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, उनको यहाँ से हम निकाल देंगे। फिर फाइनल रोगिंग रिमूव स्टॉक रॉट इफेक्टेड प्लांट, और जो स्टॉक रॉट अफेक्टेड प्लांट होंगे उनको भी रिमूव कर देंगे। फिर आएगा डीटेसलिंग। डीटेसलिंग में क्या होता है, द रिमूवल ऑफ मेल पार्ट ऑफ प्लांट। इसकी जो टेसलिंग होती है, ये मेल फ्लावर जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, डीटेसलिंग। रिमूवल ऑफ टेसल फ्रॉम फीमेल पेरेंट टू इंश्योर द क्रॉसेस इज कॉल्ड डीटेसलिंग। जो हमारी फीमेल लाइन्स होती है उससे हम टेसल को रिमूव कर देते हैं, उसको हम डीटेसलिंग कहते हैं। पेरेंट फर्निश्ड पॉलन पेरेंट और मेल पेरेंट, और डीटेसल्ड पेरेंट फीमेल पेरेंट। और जो डीटेसल मतलब हमने टेसलिंग करा दी है वो हमारा वो हमारा हो जाता है फीमेल पेरेंट, और जिसमें टेसल होती है वो हमारा क्या होता है, मेल पेरेंट होता है, जिससे हम टेसल रिमूव नहीं करते हैं। फिर आता है हार्वेस्टिंग, सेलिंग और ईल्ड। तो हार्वेस्टिंग एट 15% मॉइस्चर कंटेंट, 15% पे कर लेते हैं। मेल रो आर हार्वेस्टेड फर्स्ट एंड कैन बी यूज फॉर कमर्शियल यूज। मेल पेरेंट को हम पहले हार्वेस्ट कर लेते हैं, उसको कमर्शियल यूज करने के लिए फीमेल ईयर्स यूज एज सीड, और जो फीमेल ईयर्स होती हैं उनको हम बाद में करते हैं और वो यूज होती हैं एज ए सीड। और इसकी एवरेज यील्ड कितनी है, 4 से 6 क्विंटल पर हेक्टेयर यील्ड है इसकी। सीड प्रोडक्शन ऑफ कॉमर्शियल हाइब्रिड, अभी तक हमने पढ़ लिया कि ओपन पॉलिनेटेड के लिए, फिर इनब्रेड लाइन के लिए, अब हम करेंगे कॉमर्शियल हाइब्रिड। कॉमर्शियल हाइब्रिड आर 3-वे क्रॉस, डबल क्रॉस और डबल टॉप क्रॉस हाइब्रिड। इसमें क्या है, हमने अभी आपको बताए थे कि सिंगल क्रॉस, डबल क्रॉस, 3-वे क्रॉस। तो और टॉप क्रॉस में क्या होता है, द क्रॉस ऑफ F1 विद द ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी इज कॉल्ड एट टॉप क्रॉस। तो लैंड रिक्वायरमेंट होती है इसकी वेल एरेटेड वेल ड्रेन्ड फील्ड फ्री फ्रॉम वॉलेंटियर मेज प्लांट, वो क्या हो, तो लैंड रिक्वायरमेंट सेम ही है। और आइसोलेशन रिक्वायरमेंट कर्नल कलर और टेक्सचर के लिए सेम, अगर कर्नल कलर के लिए करना है तो 200 और डिफरेंट के लिए करना है तो 300 मीटर। और लैंड की सेम प्रिपरेशन है,
और ये जून से मिड जुलाई तक अच्छी रहती है इसकी सोइंग। और सीड एंड सीड सोइंग के लिए हाई यील्डिंग सिंगल क्रॉस यूज एज ए फीमेल। हाई यील्डिंग जो सिंगल क्रॉस होता है उसको हम यूज करते हैं एज ए फीमेल। और मेल पेरेंट पॉलिनेटर जो है विल बी सिंगल, वो क्या होना चाहिए, वो सिंगल होना चाहिए। और क्रॉस ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी एज ए इनब्रेड लाइन। प्लांटिंग रेशियो बिटवीन मेल एंड फीमेल रोज इज केप्ट 6:2, यानी कि 2:6, 2 मेल और 6 फीमेल लाइन। सीड रेट फीमेल पेरेंट की 12 से 14 किलोग्राम, मेल पेरेंट की 4 से 5 किलोग्राम। रोगिंग इसमें भी वही करते हैं, आप टाइप प्लांट बिफोर पॉलन सेटिंग कर देंगे और प्री फ्लावरिंग स्टेज में आप टाइप प्लांट रिमूव कर देंगे। और जो टैसल में टैसल इनकी डिफरेंट होगी उनको भी हम रिमूव कर देते हैं। तो ये रोगिंग तो सब में सेम ही है। फिर डीटैसलिंग भी अभी आपको हमने बताई दिया था पिछली स्लाइड में, डीटैसलिंग हो गया हमारा। फिर हार्वेस्टिंग का बात आता है तो 15% मॉइस्चर कंटेंट पे कर लेते हैं। और मेल रोज आर हार्वेस्टेड एंड कैन बी यूज फॉर कमर्शियल यूज, फीमेल ईयर आर यूज एज ए सीड। जो फीमेल लाइन्स हैं उनके हम सीड यूज करते हैं, एज ए सीड यूज करते हैं। और सॉर्ट आउट डैमेज ईयर सेलिंग अंडरटेकन आफ्टर द अप्रूवल ऑफ सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, क्योंकि हमें सीड सर्टिफिकेशन कराना होता है और उसमें हम क्या करते हैं, पहले ही सॉर्ट आउट कर लेते हैं डैमेज हमारी सिल्क वगैरह जो भुट्टे जो होते हैं वो उनको डैमेज जो होते हैं सीड होते हैं उनको अलग कर लेते हैं। एवरेज यील्ड इसकी कितनी है, 10 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर अकॉर्डिंग टू एरिया। ये क्या है, इनब्रीड जनरेशन है। इसमें क्या है, हम सेल्फ पॉलिनेशन कराते रहते हैं, इसके बाद ये इनब्रीड लाइन डेवलप होती है। ऐसे इनब्रीड ए और इनब्रीड सी एंड इनब्रीड डी, ये क्या है, सिंगल क्रॉस सीड है। और इसके बाद ए बी और सी डी, जैसे इनब्रीड सी और बी का क्रॉस हमने कराया तो सी और डी आ गई। और इनब्रीड लाइन बी और ए का जब हमने क्रॉस कराया तो ये सिंगल क्रॉस एक ये हो गया, एक ये सिंगल क्रॉस हो गया। और जब हम इनको दोनों का क्रॉसिंग जब हम करवा दें तब आता है डबल क्रॉस, द क्रॉस बिटवीन 2 सिंगल क्रॉसेस। मतलब 2 अलग अलग सिंगल क्रॉसेस में जब हम क्रॉस कराते हैं तो उसमें उसके बाद जो क्रॉसिंग का जो रिजल्ट आता है, जो प्रोजनी आती है, वो डबल क्रॉस कहलाता है। तो आज की क्लास में हमने स्टडी की कि द सीड प्रोडक्शन इन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स। और हमारा जो एग्जांपल था हमारा जो किसका था, मेज का। मेज क्या है, सिंगल क्रॉस क्रॉस पॉलिनेटेड स्पेसीज है। तो इसमें हमने देखा कि इनब्रेड लाइन के लिए सीड प्रोडक्शन, हाइब्रिड के लिए सीड प्रोडक्शन और ओपन पॉलिनेशन के लिए सीड प्रोडक्शन। तो 3 तरह के हमने पढ़े। अगर आपके पेपर में कोई सा भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन ऑफ मेज और ओपन पॉलिनेशन सीड, अगर क्रॉस पॉलिनेशन का आ जाता है तो आप इसमें से कोई भी एक पोर्शन लेके उसको लिख सकते हैं। ओपन पॉलिनेशन मतलब क्रॉस पॉलिनेशन या ओपन पॉलिनेशन के लिए आता है कि सीड प्रोडक्शन टेक्निक आप लिखिए, या हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन लिखिए। तो हाइब्रिड भी हमने कवर किया है इसमें। अगर कोई भी आता है तो कोई सा भी आप एक पोर्शन ले लेते हैं और उसको आप एग्जाम में लिख दें, इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।